जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि अभी तक हम बता रहे थे, पूरा भारत के जो भौगोलिक प्रदेश थे प्राकृतिक आधार पर उनका कैसे विभाजन हुआ था उसके बारे में। और अब आज हम जानेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हमने समझा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय के बारे में जाना था। पूरे कहाँ कहाँ पर उसमें कौन सी चोटियाँ हैं, उनका क्या महत्व है, उनका क्या प्राकृतिक महत्व है, क्या उनका आर्थिक महत्व है, और इसके अलावा उनका विस्तार कहाँ तक है, इसका पूरा विवरण हमने पिछली क्लासेस में जान लिया है। अब आज हम आपको बताएंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। पूर्वांचल की पहाड़ियां जो कि हिमालय का ही एक विस्तार है, हिमालय का। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले तो आपको एक डायग्राम बना देता हूं। पूर्वांचल, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो आप असम को बना दीजिए, और असम को बनाने से पहले दिमाग में जस्ट इतना लाइए कि एक जैसे कि गुलेल होता है उसको अपने दिमाग में लाइए, उसके हिसाब से उसको जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये आपका असम बन गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जाता है, पूरा मेघालय का हिस्सा ये बन जाता है, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है, ये हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया। और ऊपर इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा पूरा भूटान का देश। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए चले जाइए और मुर्गी के शेप में यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश को बना दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप बनाएंगे नागालैंड, फिर मणिपुर को बना दीजिए। थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि जब मैं इसमें कुछ पर्वत पठार बताऊं तो आप समझ सकें। ये हो गया, ओके, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पर टच करता उसको नागालैंड का एरिया हो गया। फिर नीचे चले जाइए मणिपुर, फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, और मिजोरम के बाद यहाँ से ये मिल जाता है आपको त्रिपुरा। ओके, तो ऐसा एक प्यारा सा डायग्राम बनके आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि बिना डायग्राम के आप पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में पूरी व्यवस्था के साथ नहीं बता सकते हैं। फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां, पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राकृतिक, इसका भौगोलिक विस्तार, साथ ही साथ वहां पर आर्थिक के साथ साथ वहां जो मानव का विकास हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पुरानी क्लासेस में, हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, बृहद हिमालय का ही, जस्ट बृहद हिमालय ना, वो कहाँ तक, यहाँ पर नामचा बरवा के कहीं हिस्से में ये फैला हुआ था। ओके, यहाँ पर नामचा बरवा के पास ये फैला हुआ था। उसके बाद हिमालय वहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाता है, वो तो जस्ट उसका एक पार्ट था। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय तो उसके आगे भी फैला हुआ है। उसके आगे का जो एरिया होता है वही कहलाता है पूर्वांचल हिमालय के नाम से अब जाना जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी तक उसके 3 रेंज के बारे में हमने जाना था, अब उसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा पूर्वांचल हिमालय, ये एरिया। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, पूर्वांचल हिमालय यहां पर सेंटेक्स वैली बनाते हुए, सिंटैक्सियल यहां पर बैंड बनाता है, वहां पर उसका झुकाव होता है। ओके, यहां से फिर ये नीचे आते हुए ये पूरा एरिया, यहां पर अराकान योमा चोटी पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। जो कि किसके साथ हमारी सीमा रेखा बनाते हुए चल रही होती है। एक तरफ आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, और इधर का जो एरिया होगा वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखेगा। ऐसे कुछ अराकान योमा फैला हुआ है।
ओके, नीचे तक चले आइए, ऐसे फैला हुआ है। और उसके बाद ये फिर नीचे होता हुआ चला जाता है। फिर इसका फिर नीचे जो है, जैसे ही बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एंट्री करने के बाद वहां पर अवतलन के कारण, संरचनात्मक अवतलन और उसके क्या कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसमें धंसाव हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर वो उसके ऊपर जो है पानी का पूरा वो दिखता है, जिसकी वजह से उसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, अंडमान की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर वही आगे जब चलता है तो पूरा जो आप अंडमान और निकोबार 500 से अधिक द्वीपों का जो समूह देख रहे होते हैं, उसका वहां पर उदय होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये पूरा रेंज यहाँ पर आपको फैला हुआ दिख जाएगा, ये हमारा पूर्वांचल रेंज कहलाता है, जो कि हिमालय का नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैला हुआ एरिया होता है। ओके, अब अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश से हम शुरू करते हैं। देखिए, इस पर क्वेश्चन इस बार बन सकता है, 100% मैं कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर जो है चाइना के साथ, चीन के साथ जो है हमारे संबंध हमेशा बिगड़े ही रहते हैं। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा ये सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि बिना उसके जाने आप कैसे जान पाएंगे कि पूर्वोत्तर का महत्व इस समय क्यों हो रहा है। ओके, और साथ ही साथ सरकार की द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में हम जानेंगे, उसकी वजह से भी पूर्वोत्तर क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व वहां पर बन गया है। तो देखिए, किसी भी पॉइंट को जानने के लिए उसका तो पहले भौतिक आधार आपको जानना पड़ेगा। ओके, फिर वहां पर प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, उनका विकास या विस्तार पूरा आपको जानना पड़ेगा। फिर वहां पर किस प्रकार के जनसंख्या का संचार कैसे हुआ है वहां पर, ये सब हम पूरे उसके सांस्कृतिक उनका विन्यास कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ हम उसके आर्थिक पहलुओं को भी समझते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम समझेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो कि हमारा टच करता है, एक तो हमारा म्यांमार से भी टच करता है, भूटान से भी टच कर रहा होता है, और ऊपर जो होता है ये चाइना से टच कर रहा होता है। ओके, और चाइना हमेशा जो अरुणाचल प्रदेश है वो इस पर अपना ही दावा ठोकता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है, वहां का जो कल्चर है, वहां के जो लोग हैं, उनकी जैसी बनावट है, उसके आधार पर उसे वो अपना मानने लगता है। वहां पर भी मठ मिलेंगे आपको, तिब्बत के इलाकों में भी मठ मिलेंगे, तिब्बत पे तो उसने कब्जा कर ही लिया है। अब वो चाहता है कि इस एरिया पर भी वो अपना अधिकार जताता है, जिस प्रकार आप सुनते हैं 9 डैश लाइन के बारे में भी वो अपना अधिकार जमा रहा है। 9 डैश लाइन के बारे में हम बाद में जानेंगे कि कैसे उस पर वो अपना कहां पर है, कैसे उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। और अभी हाल ही में वो क्यों फिर सुर्खियों में आया कि वियतनाम ने उसके लिए जा करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास वो गया, वहां पर उसका दरवाजा खटखटाया और बोला कि चाइना अपना अतिक्रमण बढ़ा रहा है। 9 डैश लाइन के बल पर वो पूरा क्षेत्र कब्जे में करता हुआ जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास हो जाता है। फिर जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, चाइना के नक्शे से पूरा 9 डैश लाइन हटा देता है, कहता है कि तुम इस तरह उसको शो नहीं कर सकते हो। जो एक स्टैंडर्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप होता है, उसमें वो चाइना के अधिकार से उसने फिर हटा दिया। ये चल रहा था उस समय सुर्खियों में। और इसके लिए फिर यहां पर आपको पहले तो मैं यहां पर यह बताऊंगा कि यहां पर चोटियों का विस्तार कैसे हुआ है, कौन कौन से यहां पर आपको शिखर देखने को मिलेंगे। और उससे भी पहले मैं ये बताऊंगा यहां पर कौन सी नदी बहती है और उसकी वजह से कैसे इसका विकास हुआ है, यहां पर मैदानी क्षेत्रों का कैसे विकास हुआ है। ओके, तो यहां पर कौन सी नदी बहती है, सभी को मालूम होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहां से निकली है, चेम योंग डोंग ग्लेशियर
और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको मानसरोवर के पास देखने को मिलेगा। ओके, मानसरोवर के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है वहां का, यहां से वो निकलता है। फिर उसके बाद ये, अब यहां से मैं आपको बनाना शुरू करता हूं, ये यहां से आता है, यहां पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब वो तिब्बत में बह रहा होता है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये सांगपो के नाम से वहां पर जाना जाता है। फिर उसके बाद यहां पर सिंटेक्स वैली जो होता है, ये सिंटेक्स वैली से ऐसे झुक जाता है और यहां पर उसको एक दर्रा मिल रहा होता है, उस दर्रे का नाम होता है यांग्याब दर्रा। इस जगह पे यांग्याब दर्रा से, इस जगह पर यांग्याब दर्रा आपको मिलेगा, यहां से वो एंट्री मारता हुआ सिंटेक्स वैली के एकदम साथ साथ चलता हुआ वो अंदर इंटर मारेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब इंटर कर रहा है वो, और यहां पर इंटर जैसे ही वो कर रहा होता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। सांगपो से उसका नाम बदल करके अब इस जगह पर उसको क्या बोला जाने लगता है? उसको यहां पर, मैं इसे मिटा देता हूं, शायद आप लिख चुके होंगे अब तक। यहां पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, अब दिहांग नदी। ओके, अब यहां से ये यांग्याब दर्रे से अंदर इंटर मारते हुए दिहांग नदी के नाम से ये आगे बह रहा होता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को ये कवर कर रहा होता है। फिर इसके बाद आप कहेंगे सर ये नदियों के बारे में पहले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप नदी के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि उसकी सहायक नदियां या इन नदियों की वजह से कैसे वहां पर मैदानों का विकास हुआ है। पहले एक आप उत्पत्ति को जानना शुरू करिए, उत्पत्ति से पहले आप उसके स्रोत में जाइए कि कहां से उसका जनरेशन हो रहा है आखिर में, तब तो आप बता पाएंगे एग्जैक्ट तरीके से कि कैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया का पूरी तरीके से विकास हुआ है वहां पे। ओके, इससे पहले चट्टानों में तो आपको पता ही है, यहाँ पर पूरा पर्वतीय इलाका तो ये है ही, और साथ ही इसमें जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बता रहा हूँगा तो इसमें भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा इसमें फैला हुआ है, क्योंकि इसमें आपको प्रायद्वीपीय पठार का भी पार्ट मिलेगा और साथ ही साथ हिमालय पर्वत का भी पठार मिलेगा, और उनके बीच कहीं पर मैदान देखने को मिलेगा, और उस मैदान का निर्माण हो रहा होता है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हो रहा होता है। ओके, अब यहां इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इससे यहां पर मैंने क्या बताया था, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि कोई उसकी जो सहायक नदियां हैं वो उसके दाईं तरफ से आ रही हैं या बाईं तरफ से आ रही हैं, तो आपका सबसे आसान तरीका क्या होता है? जहां से उसका उद्गम हुआ है, जहां से उसका उद्गम हुआ है और जिधर वो नदी बह रही होती है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, जिस तरफ बह रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब उसके जो दाएं तरफ से आ रही होंगी, राइट हैंड साइड से आ रही होंगी, वो उसकी राइट हैंड साइड की नदियां हो जाएंगी, और जो लेफ्ट से आ रही होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड की उसकी सहायक नदियां हो जाएंगी या वितरकाएं हो जाएंगी। वितरकाएं यानी कि उस मेन नदी से निकली हुई एक छोटी नदी, उसे वितरिका कहा जाता है। उस पर भी हम जानेंगे आगे जब हम मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके, फिर यहां पर देखिए, यहां पर दो नदियां आकर के इसमें मिल जाती हैं और एक छोटी नदी और भी मिल जाती है। दो नदियां जो मेन है, एक तो लोहित नदी आकर के यहां पर मिल रही होती है और दूसरा यहां पर दिबांग नदी आकर के मिल रही होती है। ओके, दो नदियां इसके बाएं तरफ से आकर के मिल रही होती है। नदी की धारा इधर है और मैंने क्या कहा, जिधर इस तरफ बह रही है इधर मुंह करके खड़े हो जाइए, तो उसके बाईं तरफ से आ करके आपको लोहित और दिबांग नदियां उसमें समा जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। फिर और आगे चलते हुए इधर से सुबनसिरी नदी यहां पर आकर के मिल रही होती है, सुबनसिरी नदी। ओके, और आगे ये चलता है, यहां पर उसको मानस नदी मिलती है, और एट लास्ट उसको सिक्किम की तरफ जब बहुत आगे बढ़ जाएगा वो
जब ये असम में एंट्री मार लेगा, असम के अंदर एंट्री जैसे ही करेगा, इसको अब यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाने लगता है। और फिर यहां से ये बहता हुआ ये चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहता हुआ वो और आगे से जाएगा, थोड़ा पहले से नहीं झुकेगा, इस तरह से बनेगा। ये मेघालय को क्रॉस करता हुआ यहां से एंट्री मारता है और फिर यहां पर उसमें तीस्ता नदी आकर के मिल रही होती है। फिर तीस्ता नदी, जिस पर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तीस्ता पर एक बार क्वेश्चन आया भी था कि ये क्या कैप्चरिंग नदी होती है, यानी कि इसने क्या कभी किसी का रास्ता बदल दिया, ये इसने अपनी सहायक नदी का जिसमें ये मिल रहा है क्या उसको चेंज कर दिया उसने। तो हाँ, तीस्ता पहले कभी जाकर के गंगा में मिल रही होती है, लेकिन भूभौतिकी संचलन की वजह से, कई प्रकार के मौसमी परिघटनाओं के संचलन की वजह से चेंजेस हुआ उसमें, क्योंकि हमारा ये जो स्थल मंडल है वो मूवमेंट की अवस्था में हमेशा रहता है, हमेशा उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पहाड़ियों के, कभी पहाड़ी ऊंचे उठता है, फिर कभी क्या होता है कि मौसमी परिघटनाओं की वजह से उसमें अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होना शुरू हो जाता है, पठारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, तो फिर यहां से तीस्ता नदी आकर के यहां पर मिल जाती है। जब वो असम में एंट्री कर रही होती है तब इसे यहां पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के, यानी कि सबसे पहले जब उसने शुरू किया तो सांगपो नदी, फिर उसने एंट्री मारा कौन से दर्रे से, यांग्याप दर्रे से, और यांग्याप दर्रे के बाद उसका नाम चेंज हो करके अब हो रहा है दिहांग नदी। फिर जब असम में वो एंट्री मार रहा है तो उसको फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। और जैसे ही वो पश्चिम बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश के अंदर जब वो एंट्री कर लेता है तब उसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, जहां पर उसे जब उसमें गंगा नदी आकर के मिलती है तो वो जमुना के नाम से बहती हुई आगे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए वो बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो इस प्रकार क्रम शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ओके, इतना समझ गए। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं इसके प्राकृतिक संरचना के बारे में। पहले तो यहां पर आप देख रहे हैं कई सहायक नदियां यहां पर आपको आते हुए मिल रही हैं। वितरिका तो कोई नहीं मिल रही है क्योंकि यहां से कोई भी नदी जा ही नहीं रही है, इससे टूट कर कोई नदी यहां पर जाते हुए आपको नहीं दिख रही होती है। तो इन सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद, मिट्टी जो भी ये पाते हैं, उनसे ये कटान करते हुए अवसादों का निक्षेपण करते हुए चलते हैं। और अवसादों के निक्षेपण के बाद, अवसादों के निक्षेपण के बाद यहां पर पूरा असम के मैदान का निर्माण हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे सर क्या ये असम का मैदान सेम वैसा ही है जैसा कि हमको यहाँ नॉर्थ एरिया में देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही, ये ठीक वैसा ही है, बस संरचनात्मक दृष्टिकोण से उसका वैसे ही संरचना है, बस जगह चेंज हो गई है उसकी। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया पे है। इसके निर्माण का कारण क्या बन रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी बन रही है, उसके द्वारा या उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जो निक्षेप है, जो अवसाद है, उनके निक्षेपण से बन रही है। उनका जब परत दर परत उनका निक्षेपण हुआ उससे तैयार हो रही है। खांदर, बांगर जैसे मिट्टियों का वहां पर विकास हो रहा होता है। तो इस प्रकार मैंने जैसे कि बताया कि ये पूरा एरिया तैयार हो जाता है एक असम हिमालय का। यहाँ पर जो असम मैदान का निर्माण हो रहा होता है, खादर, बांगर ऐसे मिट्टियों का वहां पर विकास हो रहा होता है। खादर ये वही मिट्टी होती है जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमेशा
मट्टी जो होता है एक रूप से चेंज होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि नवीन प्रकार की मिट्टी वहां पर देखने को मिलेगी जिसकी उपजाऊ क्षमता ज्यादा अत्यधिक होती है। समझ रहे हैं? इसीलिए आप इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में तो यहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा, घनत्व ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही होगी। और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आते हैं वो ज्यादातर इधर ही एंट्री मार लेते हैं, या तो उधर पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाते हैं। ओके, और यहां पर कृषि के दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण स्थल यही है, जगह यहीं पर ही है। और साथ ही साथ यहां पर अब मैं बताता हूं, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहां पर कृषि से संबंधित चीजें हैं, वहां पर प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। और यहां पर जीवाश्मों की अधिकता के कारण यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे निक्षेप भी। खासकर कोयला तो नहीं उतना दिखेगा, लेकिन हाँ प्राकृतिक गैस का यहाँ पर निक्षेप ज्यादा देखने को मिल जाएगा। डिगबोई जैसे क्षेत्र जहां पर सबसे पहले खनन का कार्य किया गया था, क्रूड ऑयल जनरेट किया गया था, वहां पे प्राकृतिक गैस वहां पर प्राप्त किया गया था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार इन क्षेत्रों का विकास हुआ है। ये सब भी तो गोंडवाना लैंड का ही तो एक रूप से भाग है। समझे? तब इसमें यहां पर अब इतना तो पूरा मैदानी एरिया हो गया, असम का फैला हुआ क्षेत्र। अब मैं आपको बताता हूं यहां के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को जानने से पहले अब देखिए जहां पर जंगल ज्यादा होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं प्राकृतिक दृष्टिकोण से यहां पर आपको जलोढ़क मिट्टी मिल जाएगी। जलोढ़क मिट्टी यहां पर देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ रेड मिट्टी भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। और जो तटीय इलाके देखने को मिलेंगे वहां पर आपको लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि इतना उपजाऊ क्षेत्र है तो कृषि के तो यहां पर प्रधानता आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर प्राकृतिक या जैविक विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जैविक विविधता सर कैसे ज्यादा देखने को मिलती है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए ये एरिया जो आप देख रहे होते हैं, यहां पर मौसम का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, जो कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ से जब मानसून आ रहा होता है तो सबसे पहले यहीं पर ही इंपैक्ट डालता है। इससे पहले मैं मानसून को बनाने से पहले अब पहले मैं आपको इसकी चोटियों के बारे में बता देता हूं, तब आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो एक डायग्राम फिर से आप बना लीजिए। ये हमारा सिक्किम हुआ, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहीं से ही हम तुरंत ये एरिया हो गया हमारा असम का, यहां तक फैला दीजिए उसको। ओके, फिर यहां पर नागालैंड का एरिया मिल जाएगा। इसके बाद आपको मणिपुर का एरिया देखने को मिलेगा, फिर मिजोरम का एरिया देखने को मिलेगा, और फिर यहां पर आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा, यहां पर मेघालय, और यहां से फिर पूरा बांग्लादेश का एरिया देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम आपको चोटियों के बारे में बताएंगे, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये सीक्वेंस में भी पूछ लेता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहां पर कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलती हैं, मैं सीक्वेंस में लिखता हुआ चलता हूं, मेरे साथ चलिए। अबोर,
डफला, मिरी। मैं देखिए पहले यहां से यहां आया, यहां से नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा हूं। मिरी, फिर तीसरे के बाद मैं यहां पर पहुंच गया, मिसमी। और यहां पर मैं पहुंच गया 5वें नंबर पर, पटकाई। तो 5 चोटियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, और फिर उसके बाद यहां से नागालैंड का एरिया शुरू हो जाएगा, यहां से मणिपुर का एरिया, और ये मिजोरम का एरिया शुरू हो जाता है। अब ये जो आप पटकाई देख रहे हैं एरिया, ये यहां पर फैला हुआ है, ये हमारा म्यांमार के साथ सीमा रेखा का भी काम कर रहा होता है। पटकाई जो चोटी होती है, ये चोटी जो होती है हमारी म्यांमार के साथ सीमा रेखा ये भी बना रही होती है। ओके, और अरुणाचल प्रदेश में तो यह ही है। इसके बाद अब हम नीचे उतरते हैं, अब हम चलते हैं, उसके बाद यहां पर आपको नागा पहाड़ी देखने को मिलेगी। उसके नीचे मणिपुर पहाड़ी देखने को मिलेगी, इसे मणि पहाड़ी भी बोला जाता है। फिर नीचे मिजो पहाड़ी देखने को मिलेगी। फिर ऊपर आ जाइए तो यहां पर बरेल पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ये ऐसे, ये असम और नागालैंड को टच करती हुई रहती हैं। ऊपर यहां पर मिकिर की पहाड़ी यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां पर 3 चोटियां मिलेंगी आपको, गारो, खासी, जैंतिया। ओके, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तो बही रही थी, ऐसे कुछ ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर बहते हुए ऐसे आ रही थी। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। चूंकि एक तो कृषि प्रधानता, यहां पर सबसे ज्यादा घना बसा क्षेत्र, यहां पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां के जो लोग होते हैं वो झूमिंग कृषि कर रहे होते हैं। कैसी खेती करते हैं वो? झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग की कृषि क्या है कि यहां पर किसी जंगल को काट दिया जाता है, फिर 3-4 साल तक वहां पर खेती की जाती है, फिर जब वो अनुपजाऊ हो जाती है फिर वो लोग कहीं और चले जाते हैं। तो जंगली इलाका यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर आपको जनजातियां भी देखने को मिल जाएंगी। असम का तो अपना अलग ही जनजातीय कानून वहां पर चलता है। ओके, इन सब इलाकों में जो जनजातीय क्षेत्रीय इलाके होते हैं, यहां पर ऐसे ही नहीं, जैसे कि हमारे मूल अधिकारों में लिखा गया है कि आपको कहीं पर भी बसने का अधिकार है, लेकिन आप जनजातीय क्षेत्रों में जा करके नहीं बस सकते हैं। ओके, उनका पूरा नियंत्रण वहां के, अगर खनन का भी कार्य होना है तो ग्राम सभा के वहां से पूरा परमिशन लेना पड़ा जाता है, पड़ता है, वरना तो वो काम नहीं हो पाएगा, वहां पर रोक दिया जाता है इन जनजातियों को बचाने के लिए। तो ये लोग झूमिंग कृषि को वहां पर कर रहे होते हैं। झूमिंग कृषि, इसमें क्या हो जाता है कि फिर नुकसान होता है, यहां पर जंगलों का नुकसान होता है, जब उसको जलाया गया होता है तो उससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है। तो एक रूप से पर्यावरण पॉल्यूशन का भी वो काम कर रहा है, और जमीन अनुपजाऊ ही छोड़ दिया फिर उसको। वहां पर ऐसा होना चाहिए कि उनको नए नए पेड़ फिर से लगाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर जब कहीं घूम फिर के आए फिर से करें। इससे जमीन पर वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको वृक्षावरण और वनावरण भी अच्छा खासा देखने को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ओके, मिजोरम में तो बहुत ही ज्यादा वृक्षावरण वहां पर होता है। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको प्राकृतिक गैस का भंडार
अत्यधिक देखने को मिलेगा। ओके। और जो जनजातीय लोग होते हैं इनके विकास के लिए सरकार के द्वारा जैसे कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पर बांस के उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो बांस से निर्मित जो चीजें होती हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, उसको मार्केट में लाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं, मेलों का आयोजन करवाया जाता है। यहाँ के लोग हॉट, छोटे छोटे जो मार्केट होते हैं, हॉट का यहाँ पर इस्तेमाल लगाए जाते हैं ताकि वो अपने द्वारा बनाए हुए चीजों को बेच सकें। ओके। तो हॉट का वहां पर निर्माण होता है, प्राकृतिक गैस हो गया, हॉट का निर्माण हो गया। यहां पर आप देखेंगे डिगबोई का एरिया जो होता है, ये क्षेत्र काफी फेमस है। आजादी के पहले से ही यहां पर खनन का कार्य शुरू हो चुका था। ओके। फिर यहां से आप नागा पहाड़ी की तरफ जब आप देखेंगे तो नागा पहाड़ी में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलेगी? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, जल्दी बताइए? सारामती शिखर होती है। और इसके थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएंगे तो यहां पर आपको कोहिमा पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो ये कभी कभी मिलान कराने के लिए भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, सारामती शिखर किस पर्वत के अंडर में आता है, किसकी चोटी है ये? तो ये नागा पहाड़ी की चोटी है। ओके। और अगर आपसे पूछे जापवी शिखर किसका है, जापवी शिखर, तो ये कोहिमा पहाड़ी की चोटी होती है। फिर उसके नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम का रेंज होता है। फिर यहाँ पर बरेल, बरेल भी पहाड़ी क्षेत्र, ये भी कभी सुर्खियों में बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ के जो जनजातीय लोग रहते हैं वो एक अलग ही प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वहां पर करते हुए पाए जाते हैं। सरकार से कहते हैं कि हमारे जनजातियों के संरक्षण के लिए हमारा जो एक क्षेत्र है उसको अलग ही कर दिया जाए ताकि वहां पर बाह्य गतिविधियां कम देखने को मिले। जब आप एंशियंट पढ़ रहे होंगे या आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे तो यहीं के लोग जो है, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको दिकू कहा करते थे, कि बाहर से आए हुए वो लोग। फिर इसके ऊपर ये पूरा मिकिर की पहाड़ियां फैली हुई हैं जो कि नागालैंड को और असम को टच करती हुई रहती हैं। फिर यहां पर आपको गारो, खासी और जैंतिया मिलेंगी, जो कि इसमें जो गारो की पहाड़ियां हैं, ये आपको जब हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ा रहे होंगे, उसका जो राजमहल का हिस्सा होता है, राजमहल पठार का हिस्सा, उससे मालदा गैप के द्वारा अलग होकर के ये बना है। तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं मौसम के बारे में आपसे बोल रहा था। डायग्राम बनाने से पहले मैंने कहा था कि इसमें कैसे हमारे मौसम का क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, क्यों वहां पर इतनी ज्यादा वृक्षावरण देखने को मिल रहे हैं, क्या रीजन है। ओके। तो इसमें जब हमारी दक्षिण पश्चिम से जो मानसून हवाएं आ रही होती, जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूंगा तो उसमें मानसून का बहुत ही अच्छा डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। यहां से जब दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा इंटर कर रहा होता है 1 जून के करीब करीब, तब ये मानसून यहां पर, ये जो आप गारो, खासी, जैंतिया देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार है। गारो, खासी, जैंतिया, जिसमें यहां पर खासी के ऊपर यहां पर आपको शिलांग शिखर देखने को मिलेगा। शिलांग शिखर जो कि मेघालय का सबसे ऊंचा शिखर है। मेघालय नाम ही है, देखिए, मेघों का आलय, जहां पर हमेशा बरसात ही देखने को मिल जाएगा आपको। उसका भी कुछ कारण होता है, ऐसे ही नहीं वहां पर बरसात देखने को मिल जाता है। क्यों मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्यों चेरापूंजी में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वहां की स्थलाकृतियों का ही प्रभाव होगा, तभी तो बारिश हो रही है। तो
जब ये हमारी मानसून हवाएं ऐसे आ रही होती हैं, ये अपने साथ बहुत ज्यादा जलवाष्प इसके अंदर रहता है, तो ये ज्यादा ऊंचाई तक ये बादल उड़ नहीं पाते हैं। जो आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा, आर्द्रता ग्राही नाभिक का वर्षण के क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, प्रेसिपिटेशन में उसका क्या योगदान रहता है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी बस आप इतना जान लीजिए, जब मानसून यहाँ पर इंटर कर रहा होता है तो जयंतिया से टकरा करके, गारो की पहाड़ियों से टकरा करके वो खांसी की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर चेरापूंजी की पठारी पर यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात कर रहा होता है। ओके, तो इस प्रकार यहां पर आपको ज्यादा बारिश देखने को मिल जाएगी, और ज्यादा बारिश तो वनस्पतियों का ज्यादा विकास वहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक की बरसात देखने को आराम से मिल जाएगा। ओके, फिर और जो ये सब एरिया होता है, यहां पर अनुपजाऊ थोड़ा सा क्षेत्र होता है, पहाड़ी टाइप के एरिया पाए जाते हैं असम में। इसीलिए ज्यादातर असम की जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सा अम्लीय नेचर की होती है। अम्लीय नेचर होने के भी एक रीजन होता है, क्षारीय और अम्लीयता। मृदा वाले चैप्टर में इसे जानेंगे, अम्लीय मिट्टी। इसीलिए वहां पर आपको चाय के बागान सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। और ये सब पूरा पहाड़ी एरिया कृषि की दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए वो नॉनवेज पे भी ज्यादा डिपेंड रहते हैं। वेज भी खाएंगे लेकिन नॉनवेज पे वो ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ओके, क्योंकि यहां पर आपको पूरा पूर्वांचल का पूरा रेंज ऐसे फैला हुआ देखने को मिलेगा। याराकाम योमा की पहाड़ियां यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण की ओर। जब आप यहां पर एक और मैं बता देता हूं, यहां पर गारो के नीचे यहां पर सुरमा की घाटी देखने को मिलेगी। सुरमा नदी का पूरा यहां पर मैदान देखने को मिल रहा होगा, यहां पर गारो की तरफ दिख रहा है ना यहां पर। तो इस प्रकार हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियों का ये पूरा डिटेल है यहां पे। ओके, और जब यही बंगाल की खाड़ी यहां पर इंटर मारती है, तो यहां से ही गंगा नदी यहां पर बांग्लादेश में वहां पर आकर के मिल जाती है, जमुना के नाम से वो बहते हुए आगे बढ़ती है। और यहां पर सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण, डेल्टा कैसे, डेल्टा यानी कि कुछ ऐसी आकृतियों में वो बनकर तैयार हो, यानी कि ये जो एरिया आप देखते हैं, यहां गाद इकट्ठा हो जाते हैं, मिट्टी जो कचरा वो अपने साथ लेकर आई हुई होती है वो इकट्ठा हो जाते हैं, और छोटे छोटे धाराओं के रूप में यहां टूट जाते हैं फिर वो। तो पूरा एक विस्तृत डेल्टा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बताते हैं करंट के परिप्रेक्ष्य में सुर्खियों में इसका क्या महत्व है। इतना तो समझ गए, जनजातीय पहलू मैंने आपको बता दिया, वहां का प्राकृतिक संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां पर आर्थिक पहलू का क्या महत्व है उसके बारे में मैंने बता दिया। जीवाश्मों की वहां पर अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी, बारिश वहां पर सबसे ज्यादा होता है, और साथ ही साथ वहां का कृषि संरचना कैसी है, झूमिंग कृषि होती है, वहां पर सबसे ज्यादा झूमिंग कृषि की जाती है, ज्यादातर वो आपको जनजातीय इलाकों में देखने को मिल जाएगी। अब धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हो गया है, सरकार अब झूमिंग कृषि पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि जंगल भी तो बचाना है हमको। तो इसलिए झूमिंग कृषि को अब कम करने की, पूरे भारत में भी होती है उसके बारे में भी बताऊंगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से वो झूमिंग कृषि की जाती है। यहां पर आपको मंगोलॉयड प्रकार के जनजातीय लोग, निर्जातीय समूह देखने को यहां पर मिल जाएगा। ओके, फिर अब ये सुर्खियों में क्यों रहा है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। पॉम ऑयल का नाम सुने हैं ना आप, सरकार के द्वारा एक योजना लेकर आई है, उसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम, ये सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। क्या हुआ कि 2020 के दौरान या 19 से जस्ट पहले 20 के दौरान लॉकडाउन कुछ ज्यादा ही असर था, तो उस दौरान जैसे कि आप पॉम ऑयल का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है, नमकीन वमकीन जैसे चीजों में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है, और भी कई प्रकार के खाद्य चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी खपत लॉकडाउन के दौरान तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, मिलियन मिलियन तक पहुंच गई। सरकार के ऊपर एक बोझ बन गया, आयात करते करते वो थक गए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, और आयात कहां से किया जाता था, उसके लिए जो उपयुक्त दशाएं होती हैं वो आपको इक्वेटर के अगल और बगल देखने को मिल जाएंगी। अगल बगल, वाह सर ने तो अच्छा बता दिया, मतलब कि उसके आप 10 डिग्री ऊपर चले जाइए, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाइए, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है ह्यूमिडिटी। इसके लिए पॉम तेल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है आर्द्रता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। कम से कम 80 से 90% तो आर्द्रता आपको होनी ही चाहिए उस क्षेत्र में। बारिश एटलीस्ट वहां पर 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होनी ही चाहिए, तब जाकर के पॉम ऑयल का विकास होता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं सजावटी के लिए पॉम के वृक्ष लगा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होता है और यहां पर इस तरह उसकी पत्तियां होती हैं और बीज यहां पर खिले रहते हैं उसके, लेकिन वो जो बीज होता है वो किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि जो उपयुक्त दशाएं होती हैं, जो जलवायु उसको चाहिए, जो प्राकृतिक संरचनाएं चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही होती है, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाता है। उसका क्षेत्र या तो आपको आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा, वहां पर चले जाइए क्षेत्र में, या तो आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये सुर्खियों में रहा है। यहां के लिए यहां पर हमेशा आपको 200, 250, 150 सेंटीमीटर तो वर्षा होती ही रहती है। मानसून का प्रबल प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा होता है, और ये मानसून की हवाएं ऊपर भी जब जाती हैं तो यहाँ पर सिंटेक्स वैली से यहाँ जब ये मुड़ रही होती है मानसूनी हवाएं, तो यहाँ भी खूब बारिश करते हुए चलती हैं। और साथ ही साथ उपजाऊ क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अपने साथ वो सारे गाद मिट्टी, जिसमें क्या कहा जाता है, सारे पोषक तत्व तो शामिल होते हैं। तो ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये खासियत है हमारे पूर्वांचल क्षेत्र की। ओके, इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल के तहत यहां पर विकास किया जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में, कि वहां पर अब हम मिशन ऑयल के तहत पॉम ऑयल को हम उगाएंगे। तो इसे जरूर याद रखिएगा। उससे आपसे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के भौगोलिक स्थिति को बताते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम का क्या महत्व है, उसको समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पहले तो आप उसकी प्राकृतिक संरचना के बारे में बताइएगा, जिसमें आप पहले तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में बताइएगा, वहां के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बताइएगा, फिर वहां की कृषि की संरचना, आर्थिक पहलू को लेते हुए वहां पर निर्जातीय समूह के द्वारा की जाने वाली कृषि के बारे में बताइए। फिर जलवायु का जिक्र तो जरूर करिए, क्योंकि उसने आपसे पॉम ऑयल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो जलवायु का जिक्र तो आपको करना ही पड़ेगा कि मानसूनी प्रभाव वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, पॉम ऑयल के बारे में फिर वहां पर अपना डिटेल किस प्रकार की वहां पर प्राकृतिक दशाएं उसके लिए चाहिए, उसको बताते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर दीजिए, और एक डायग्राम ऐसे बना जरूर दीजिएगा। इतना हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, पटकाई बूम, नागा हिल्स, बरेल रेंज, मणिपुर, मिजोरम,
मिकिर हिल्स यहाँ पर है, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा ब्रह्मपुत्र, ये देखिए आता हुआ यहां से कैसे ये एंट्री मार रहा है। यहां पर आपको पूरा ये पटकाई बूम तो यहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा म्यांमार के से सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। ये चाइना का कहीं पर यहाँ पर हिस्सा थोड़ा सा लग रहा है कि वहां पर एंट्री उसने करी हुई है, यहां तक फैला हुआ है उसका क्षेत्र। फिर जब मैं विश्व के बारे में बताऊंगा तो ये पूरी जानकारी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा क्यों सुर्खियों में रहा था, ये अरुणाचल प्रदेश क्यों सुर्खियों में रहा था? अगस्त 2019 को आपको मैं लेकर चलता हूं सुबनसिरी जिला में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखने को मिलेगा, कुछ यहां पर इस इलाके में सुबनसिरी जिला है। वहां पर 2019 में कुछ ऐसी वहां की आकृति देखने को मिले था, ऐसा मैप वहां पर देखने को मिला था हमारे सैटेलाइट के जरिए। लेकिन नवंबर 2020 आते आते वहां पर एक पूरी बस्ती टाइप का गांव बस गया वहां पर, और ये चाइना ने जाकर वहां पर बसा दिया, जिसका काफी किरकिरी हो रही है। देखिए पूरा कैसे उसने छोटे छोटे पूरा घर बनाते हुए वहां पर चला गया है। ये था, इसलिए न्यूज में है ये चीज। आप कहेंगे सर ये तो 2020 का है, घटना तो चल रही है ना अभी भी। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है ये ऐसे सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का रसद की जरूरत हुई या किसी भी प्रकार की सेना के भेजने की जरूरत हुई तो तुरंत ऑन द स्पॉट वो काम हो सके वहां पे। ओके, तो ये जानकारी थी पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में। आज बस इतना ही, इसको समझिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और इसी के साथ हम फिर से नेक्स्ट क्लास में अब आपसे प्रायद्वीप के बारे में आपको बताएंगे कैसे प्रायद्वीप का विकास हुआ है, प्रायद्वीप का भारत में कैसे विकास हुआ है, उसके कितने खंड है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।